This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः श्रावण शुद्ध षष्ठी दिनांक 3 अगस्त 2022 चरक शारिस्थान अध्याय 2 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत्मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। संपूर्ण देह समये सुखंच गर्भ कथंकेन च जायते स्त्री गर्भं चिराद्विन्दति सा सप्रजापि भूत्वा अथवा नश्यति केन गर्भः। हाँ, शुक्रं तदस्य प्रवदन्ति धीराः यद्येते गर्भसमुद्भवाय वायवग्नभूम्यां भूम्य गुणपादवत्तत् षड्भ्यो रसेभ्यो प्रभवश्च तस्य। तो 6 रसों से उसका निर्माण इस प्रकार का होता है और वायु अग्नि भूमि अवगुण इनके पाद इससे युक्त ये होता है शुक्र इस प्रकार से। संपूर्ण देह कथम जायते, तो संपूर्ण देह किस प्रकार से निर्माण होता है। समय कथम जायते इति द्वितीयः सुखम कथम जायते इति तृतीयः गर्भा कथम केन च जायते स्त्री, और किस प्रकार से वो स्त्री गर्भ हो जाता है। सप्रजापि इति अवन्ध्यापि सती कथम चिरेण गर्भम विन्दति। भूत्वा था नश्यति केन गर्भः, तो संपूर्ण देह किस प्रकार से निर्माण हो जाता है। समय किस प्रकार से वो जन्म लेता है और सुख प्रसूति किस प्रकार से होती है और किन कारणों से स्त्री गर्भ निर्माण होता है। सब प्रजापि गर्भम चिराद विंदती, जिसको पहला बच्चा या कुछ अपत्य है उसको दीर्घ काल के बाद भी कैसे गर्भधारणा होती है। भूत्वा था नश्यति केन गर्भः, या निर्माण होकर किन भावों से गर्भ का नाश इस प्रकार का हो जाता है, मृत्यु
की हो जाती है। शुक्रासुर्गात्मा शयकाल संपत् यस्योपचारश्च हितैस्तथान्नैः गर्भश्च काले स सुखी सुखं च संजायते संपरिपूर्णदेहः। शुक्र आर्तव अश्रु यानी कि आर्तव आत्मा आशय काल संपत्, तो आशय संपत् एंड काल संपत् ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो आशय काल और संपत् को अलग रखेंगे ऐसा भी हो सकता है। संपत् शब्द शुक्रादि प्रत्येकमपि संबध्यते, तो सभी से है। शुक्र संपत्, असृक संपत्, आत्म संपत्, आकाश आशय संपत्, काल संपत्। यस्योपचारश्च हितैस्तथा नहीं, और जिसका उपचार हित अन्न से किया गया है। गर्भश्च काले च सुखिम सुखंच समझायते संपरिपूर्ण देहा, उस प्रकार का गर्भ योग्य समय में सुखी और सुखंच संजायते। सुखी शुक्रासुर्गाशायानाम् आशयानाम् अदुष्टत्वं संपत् आत्मनस्तु शुक्रशोणित संयोगाधिष्ठातुः शुभजीव कर्म युक्तत्वं संपत् कालस्य तु अनतीति यक्ष्णादि संपत् उपचारो गर्भिण्य उपचारः काल इति नवमे दशमे वा मासे यद् काल पुनर्नवमं मासाद् उपादाय आदशवान् इति सुखी इति व्याधिना केनचिन्न ग्रस्तः सुखमिति अक्लेशेन। तो सुखी गर्भ का निर्माण इस प्रकार का होता है और सुख से होता है। संजायते सम परिपूर्ण देह, और वो परिपूर्ण देह वाला इस प्रकार का निर्माण हो जाता है। तो शुक्र, आर्तव, आत्म, आशय और काल, इन सभी की संपत्ति, ये इसमें एक अहम मुद्दा है। और उपचार जिसका है हित अन्न से हो रहा है, तो ये भी एक अहम मुद्दा अभी है, क्योंकि अभी खाना पूरी तरीके से बदल गया है और वो हित नहीं रहा। और दौरुद भी उसी प्रकार के होते हैं, पानी पूरी खानी है, पाव भाजी खानी है, इसी प्रकार के दोहत अभी दिखाई देते हैं। तो देयमपि अहितं तस्य हितोपहितम् अल्पकम्, दौर्द विमानना नहीं होनी है, इसलिए उसको अहित पदार्थ भी हित से संयुक्त करके देने हैं, इस प्रकार से बताते हैं। लेकिन दौर्द विमानना नहीं इस प्रकार से करनी है। तो अगर हित से ही अन्न से उपचार होता है, तो ये योग्य काल में सुखी इस प्रकार का गर्भ और सुख से निर्माण होता है, संपरिपूर्ण देह इस प्रकार का निर्माण होता है। तो ये सभी बातें अभी काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार की रहेगी। और आज के जमाने में खास करके सिजेरियन सेक्शन ये इतना बढ़ गया है कि नॉर्मल डिलीवरी हुई तो आश्चर्य लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे हुई इस प्रकार से। इसमें समाज और डॉक्टर दोनों दोषी है। और सभी जगह पेनलेस करने का इस प्रकार का जो माहौल चल रहा है कि जिससे कारण किसी भी प्रकार का दुख न हो, उसको झेलना न पड़े, इसके हिसाब से पेनलेस लेबर की भी बात की जाती है। और फिर पेन्स आते ही नहीं है, समझते नहीं है, तो कब जोर करना है कब नहीं करना है ये बात मालूम नहीं होती, और फिर सिजेरियन सेक्शन में जाना अनिवार्य इस प्रकार का हो जाता है। तो ये सब अनैसर्गिक इस प्रकार का चल रहा है। बाकी सभी पशुओं में आज भी नेचुरल डिलीवरीज होती रहती है। एक बीच में यूट्यूब चैनल पे
बहुत सारे प्राणियों की नेचुरल डिलीवरीज दिखाई थी, हाथी से लेकर सिंह और बाकी सभी इस प्रकार के प्राणियों की। योनि प्रदोषान् मनसोभितापात् शुक्रासुरगाहार विहार दोषात् अकाल योगात् बलसंशयाच्च गर्भम चिराद्विन्दति स प्रजापि। तो सब प्रजापि चिराद गंधम गर्भम कथम विन्दति, जिसको एक बार अपत्य हुआ है, संतान हुआ है, संतान हुई है, वो भी दीर्घ काल के बाद कैसे संतान को प्राप्त करते हैं, गर्भ प्राप्त करते हैं। तो योनि प्रदोषा, तो योनि प्रदोष मनसः अभितापात्, तो मन में अभिताप इस प्रकार का होता है अगर शुक्र सृगाहार विहार दोषात, शुक्र रक्त या आर्तव आहार और विहार इनके दोष से अकाल योगात बल संशयाच, अकाल योग होने से मैथुन का जो पीरियड है वो आर्तव काल इस प्रकार का ही है, ऋतुकाल ही है। उसी काल में मैथुन होगा तो गर्भधारण होने की संभावना रहती है। तो वो अगर पकड़ा नहीं जाता बल संशयाच, तो बल संशयाच ये भी एक अलग मुद्दा आ गया कि बल संशय होने के कारण भी सब प्रजापि चिरात गर्भम विन्दति, जिसको एक बार संतान हुई है वो भी दीर्घ काल से प्रजा को उत्पन्न करती है या गर्भ धारणा होती है उसकी। और अभी पीसीओडी के चक्कर में कई महिलाओं में ये नियमित रूप से रजत प्रवर्तन नहीं होता, 3-3 4-4 महीने 6-6 महीने भी निकल जाते हैं और पता नहीं लगता कि गर्भधारण हो गई है इस प्रकार से। मेरे पास एक उदाहरण हुआ था कि लड़का 18 वर्ष का है और उसके बाद में 43 के उम्र में गर्भधारणा हुई। उसकी पीसीओडी की कंप्लेंट थी और कभी भी पीरियड्स रेगुलर नहीं थे। तो एक बार वो दिखाने के लिए आई थी कि वो दवा भी नहीं ले रही थी एक्चुअली। तो मुझे संशय हुआ कि इसकी गर्भिणी अवस्था है। सोनोग्राफी पे पता चला कि 3 महीने का गर्भ है और फिर उसको वैसे ही कंटिन्यू किया और उसकी डिलीवरी होके लड़का हो गया। तो ये बात भी हो सकती है इस प्रकार से कि गर्भधारणा होती है, पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं इस प्रकार से। तो इसके बारे में थोड़ा सावध रहना, सजग रहना आवश्यक इस प्रकार का होगा। आशय का मतलब यहाँ पे गर्भाशय ही है, उसमें संदेह नहीं। तो बल संशय किसी भी कारण से अगर हो या तो भी ये नहीं होता, ये भी एक अहम मुद्दा है। असुरं विरुद्धं पवनेन नार्या गर्भं व्यवस्यन्त्यबुधा कदाचित् गर्भस्य रूपं विकरोति तस्या तदसृक्स्रावि विवर्धमान असृगस्रावि विवर्धमानम। तो अगर वायु के द्वारा रक्त का रोध हो जाता है, असुरं विरुद्धम गर्भम व्यवस्यन्ते अबुधा कदाचित, तो उसको कदाचित अबुध जो है जिसको ज्ञान नहीं है वो गर्भ है ऐसा कह देते हैं। गर्भ से रूपम ही करोति तस्या, और गर्भ के सभी लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। तत् असृक अस्रावि विवर्धमानम, ये जो अश्रु जिसका स्राव नहीं हो रहा और वो बढ़ रहा है, वो गर्भ के लक्षण निर्माण कर देता है। तो दवरुद वगैरह भी होते हैं या छर्दी वगैरह जो लक्षण है वो सभी दिखाई देते हैं। तदग्नि सूर्य श्रमशोक रोगैः उष्णान्नपानैरथवा प्रवृत्तं दृष्ट्वा असृगैकं तच्च गर्भसौम्यं केचिन्नरा भूतऋतं वदन्ति। और फिर वही जो संचित इस प्रकार का रक्त है वो अग्नि सूर्य श्रम शोक रोग उष्ण अंधपान इससे अगर प्रवृत्त हो गया, इससे स्राव होने लगा, रक्त का स्राव होने लगा, दृष्टवा अश्रुग एकम न च गर्भ सौम्यम, तो ये केवल रक्त निकल रहा है और गर्भ नहीं है, तो केचिन नरा भूत ऋतम वदंती, तो कुछ लोग बता देते हैं कि भूत ने
तुम्हारे गर्भ का हरण किया, इस प्रकार से। तो ये इसका अज्ञान है, वैद्य का अज्ञान है कि उसको समझ में नहीं आया कि ये गर्भ नहीं है, केवल रक्त का संचय है और गर्भधारणा के लक्षण दिख रहे हैं, तो उसने बता दिया कि देखो ये गर्भ ही है। और फिर किसी कारणवश रक्त का स्राव हो जाने से पता चलता है कि गर्भ नहीं था, केवल रक्त ही संचित इस प्रकार का था। तो गर्भ कहाँ गया? मैंने तो पहले बताया था कि गर्भ है इस प्रकार से। तो वो बता देते हैं कि एक भूत ने उसका हरण, गर्भ का हरण किया इस प्रकार से। ओजोषणानां रजनीचराणाम् आहार हेतो न शरीरमिष्टं गर्भं हरेयुर्यदितेन मातुर लब्धावकाशा कथम लब्धावकाशा न हरेयुः ओजः। तो ये भूत जो है वो ओजोषण है, वो जो उनका खाना इस प्रकार का है, या दवृद लक्षण ही दिखतात, वो दिखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। रजनी चराणाम और रात में ये संचार करने वाले इस प्रकार के होते हैं। आहार हेतु और न शरीर अमिष्टम, उनके आहार के लिए शरीर की आवश्यकता इस प्रकार की नहीं है। गर्भम हरेयुर यदिते न मातु लब्धावकाशा। तो अगर ये गर्भ का हरण कर सकते हैं तो वो अवसर प्राप्त होने पर माता का भी हरण कर सकेंगे, जो पॉसिबल इस प्रकार का नहीं है। तो ये ओज का हरण करते हैं। भूतेर्गर्भ अनाहरणे हेतुमः ओजशनानाम् इत्यादि। ओजः अष्टबिन्दुकम् अश्नन्ति इति ओजोशनाः। यदि तु अनाहारभूतमपि गर्भं हरेयुः तदा मातुः नितराम् आहारभूतम् ओजो लब्धावकाशत्वेन हरेयुः। लब्धावकाश इति प्राप्तगर्भिणी अभिगमनकारणाः। तो वो ओज का हरण नहीं करेंगे, न हरेयुः ओजः, वो माता का ही हरण करेंगे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार से अगर बताया जाता है कि तम भूतरूतम अप वदंती, वो भूत ने उसके गर्भ का हरण किया, ये जो बताया जाता है, ये तो स्पष्ट रूप से भोंदूगिरी इस प्रकार की है। और लोग मान भी लेते हैं, हाँ ठीक है ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये वास्तव में नहीं हो सकता। इस प्रकार से भूत गर्भ को ही लेके नहीं जाएंगे, नहीं तो वो माता भी को ले जा सकेंगे। रक्तगुल्मा दौर्द लक्षणे का उत्पन्न होत असावीत गर्भ नसताना। तो यही है कारण। एक तो उस व्यक्ति की इच्छा रहती है कि मुझे गर्भधारणा होनी चाहिए इस प्रकार से, और फिर सबसे अहम लक्षण रज प्रवृत्ति न होना, यही है। जनरली सद्य गृहीत गर्भ लक्षण देखे नहीं जाते। जब पीरियड्स मिस होते हैं तभी लोग सोचते हैं कि गर्भधारणा हो सकती है। अभी के हालात में पीसीओडी का प्रमाण इतना बढ़ गया है कि गर्भिणी अवस्था है या फिर पीसीओडी की समस्या है, ये देखना जरूरी हो जाता है। और ऐसे हालात में एक तो ब्लड टेस्ट, बीटा एचसीजी या फिर यूपीटी यूरिन टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी, ये करना बेहतर है।
और 7 या 8 हफ्ते होने के बाद ही, सप्ताह हो जाने के बाद ही सोनोग्राफी करें। बहुत जल्दी सोनोग्राफी कर लेते हैं जबकि 5वां या 6ठा सप्ताह चल रहा है और फिर उसमें कुछ नहीं आता है, या सिर्फ सैक आती है और अंदर कुछ नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, इस प्रकार से। तो ये डरा देते हैं कि शायद गर्भधारणा नहीं होगी वगैरह इस प्रकार से, और फिर से सोनोग्राफी पड़ती है करनी पड़ती है। तो यूरिन टेस्ट पर प्रेगनेंसी करे, और अगर कंफर्म करना है तो बेटा एचसीजी करे। ये होने के बाद रुके और 8 वीक्स होने के बाद ही शायद सोनोग्राफी करे, तो उसमें पता लग जाता है कि गर्भधारणा है और हार्ट साउंड्स है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। मी गर्भिणी आहे असा गर्भिणीचा समज झाला असल्यामुळे ये होता है। और खास करके जो औरतें बच्चे के लिए तरस रही है, उनको लगने लगता है कि हाँ, मुझे गर्भधारण हो गई है, और सभी उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो फिर अगर इस प्रकार से गर्भ का स्राव हो जाए, रक्त का स्राव हो जाए, तो फिर पता चलता है कि अरे गर्भ नहीं था और केवल रक्त का ही संचय था। कन्याम सुतम वा सहितौ पृथक वा सुतौ सुते वा तनयान बहून वा क्रमा कस्मात् प्रसूते चुरेण गर्भम एको वृद्धिम च यमे विपेति। आइदर कन्या या पुत्र सहितौ पृथक वा, ये दोनों साथ में और अलग इस प्रकार से। सुतौ सुते वा तनयान बहून वा, तो सहितौ सुतौ उसको उसकी प्रसूति होती है, या अनेक अपत्य बहुन तनयान वा कस्मात् प्रसूते, इस प्रकार की प्रसूति क्यों होती है, इस प्रकार का। सुचिरेण गर्भम एको वृद्धिम च यमे अभ्युपैति। और सुचिरेण ज्यादा देर लेकर प्रसूति क्यों होती है, और यमे एक अभिवृद्धिम अभ्युपैति, इस प्रकार से यह यमल गर्भ अगर है, 2 गर्भ है इस प्रकार से, तो एक की वृद्धि होती है, दूसरे की नहीं होती वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अभी आईवीएफ के कारण ज्यादा इस प्रकार के गर्भ होना ये काफी कॉमन इस प्रकार का हो गया है। और 2 या 3 ज्यादा से ज्यादा देखे जाते हैं। 3 होंगे तो भी सभी का बचना मुश्किल इस प्रकार का होता है। 2 में दोनों बच सकते हैं, ये बात हो सकती है। और दोनों स्त्री गर्भ, दोनों पुंगर्भ, या एक स्त्री गर्भ एक पुंगर्भ इस प्रकार से होते हैं। तो इस प्रकार का क्यों होता है, ये सवाल अग्निवेश से पूछा गया है। रक्तेन कन्याम अधिकेन पुत्रम शुक्रेण तेन द्विविधीकृतेन बीजेन कन्याम च सुतं च सूते यथा स्वबीजान्यतराधिकेन। तो रक्त का अगर अगर आधिक्य है, आर्तव का अगर आधिक्य है, तो कन्या, और शुक्रेण आधिक्येन, शुक्र का आधिक्य है तो पुत्र इस प्रकार की प्राप्ति होती है। तेन द्विविधीकृतेन, वो अगर द्विविधा विभक्त हो जाता है, बीजेन कन्याम च सुतं च सूते, तो बीज द्विविधीकृतेन बीजेन कन्यांच सुतं च सूते, कन्या और पुत्र दोनों की प्राप्ति इस प्रकार की होती है। यथा स्वबीजान्यतराधिक्येन, और जिस बीज का आधिक्य इस प्रकार का होगा, उससे उस प्रकार की संतति होगी। अब इसमें यह बात है कि वैसे देखा जाए तो आर्तव
यह स्त्री बीज एक ही है और शुक्राणु बहुत है तो भी बीज धारणा के लिए एक ही चाहिए। तो ये अधिक का मतलब क्या है? बहुत सारे बीज और बहुत सारे शुक्र, स्त्री बीज और बहुत सारे शुक्र बीज, ऐसी तो स्थिति नहीं रहती है। तेन म्हणजे कोणाकडून द्विविधकृत होतो। नहीं, द्विविधीकृतेन तेन, इस प्रकार का अन्वय रहेगा। हाँ, तो द्विविधीकृत वायु से ही होगा। एक बार टीका देखते हैं। रक्तेन इत्यादि उत्तरम्। अधिकेन इति पदं रक्तेन शुक्रेण च योजनीयं। द्विविधीकृतेन द्विखण्डीकृतेन यथा स्वं बीज अन्य बीजे अन्यतरः भागः अधिकः यत्र तेन बीजेन। एतेन यदि द्विविधे भागे एकत्र रक्तमधिकम् अपरत्र शुक्रम् एष विभागो भवति तदा कन्यासुतो भवतः इति उक्तं भवति। यावत् बहुधा भिन्नति इति यावतीं बहुसंख्यां करोति चतुःपञ्चादिरूपाम् प्रपन्नः आगतः शुक्रार्थं वायुरिति सम्बन्धः। यथा विभागमिति यथा शुक्ररक्तविभागो भवति तथा कन्याः सुताश्च स्वबीज आधिक्यापेक्षया भवन्ति इति। तो ये बीज आधिक्य जो है वो बलवत्व बीज का ज्यादा है, इस प्रकार से लेना पड़ेगा। कर्नाटक के एक गांव में हर प्रसव यमल गर्भ हो रहा। नेट पर देखा क्या वजह है सकेगी, ऐसे पिछले 20 बरस से चल रहा। अजीब है। तो कारण ढूंढना पड़ेगा। और इसमें यमल में पुत्र कन्याएं कितनी है ये भी एक बार देखने लायक इस प्रकार की रहेगी। ज्यादातर आईवीएफ जिनमें होता है इनमें यमगर्भ होने की संभावना ज्यादा इस प्रकार की रहती है। फिर भी उसके बावजूद भी यमगर्भ होते हैं, आईवीएफ के बावजूद भी प्राकृतिक के हिसाब से भी होते हैं। तो मालूम नहीं इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है इस प्रकार से। कर्मात्मकानि कर्मकारणकानि अस्ववशात् कर्मपराधीनत्वेन आहारमित्यादौ गर्भिण्या आहारप्राप्त्या गर्भस्य आहारप्राप्ति शुक्रासृजोर् यः स्थूलसूक्ष्मरूपो विश्वांशभेदो भवति स जायमानगर्भ कर्मवशाद् एव भवति इति कर्मात्मकत्वात्। तो रक्तेन कन्यामधिकेन पुत्रं शुक्रेण तेन द्विविधीकृतेन, पुत्रेण शुक्रेण यहाँ पे तोड़ देना चाहिए, और तेन द्विविधीकृतेन बीजेन कन्याम। तो द्विविधीकृतेन तेन बीजेन इस प्रकार का अन्वय लगाना है। कन्याम च सुतं च सूतम, कन्याम च सुतं च सूते, कन्या और पुत्र दोनों की प्राप्ति होती है। त्या गावापुरते आदिदैविक कारण असावे, अभिशाप एक्सेट्रा। एक रीजन स्पेसिफिक वॉटर कंटेंट्स आहे तिथले। लेकिन जल का इस प्रकार का परिणाम मुझे तो मालूम नहीं है, तो ढूंढना चाहिए क्या रीजन हो सकता है। और वहां की कन्या
शादी करके दूसरे गांव में चली जाती है तो उसका क्या हाल होता है, ये भी देखना चाहिए। जो शादी करके उस गांव में आ रही है उनके बारे में ये हो रहा है, लेकिन जो कन्या शादी करके दूसरे गांव में चली जा रही है उसके बारे में क्या होता है, ये भी देखना चाहिए इस प्रकार से। शुक्रादिकं द्वैधम उपैति बीजम यस्या सुतौ सा सहितौ प्रसूते। तो अगर बीज के दो भाग इस प्रकार के हो जाते हैं, और एक शुक्रादिक और एक रक्तादिक अर्थवादिक इस प्रकार का, तो कन्या और सुत ये दोनों साथ में इस प्रकार के होते हैं। यथा स्वबीजान्यतराधिकेन शुक्रादिकं द्वैधम उपैति बीजम। अगर शुक्रादिक इस प्रकार के दोनों में संभव परिणाम होते हैं तो दो पुत्र होते हैं। रक्तादिकं वा यदि भेदमेति द्विधा सुते सा सहिते प्रसूते। अगर रक्ताधिक इस प्रकार की उसका बीज का भेद होता है तो दो कन्याएं इस प्रकार से होती है। तो अभी तो जन्म के बाद पता चलेगा कि कैसा है क्या है इस प्रकार से। वैसे सोनोग्राफी में पता चलता है, लेकिन भारत में उस पर उसके ऊपर पाबंदी है कि ये सेक्स डिटरमिनेशन बताना नहीं है इस प्रकार में। गांव में प्रसव हो तब ही हो रहा, कंसेप्शन भी वही तो वही हो तब है तभी। ओके। तो उसी क्षेत्र का ही कुछ महिमा है या फिर उस क्षेत्र में ही कुछ गड़बड़ है कि ये इसी प्रकार से हो रहा है। तो देखना पड़ेगा। भिन्नति यावद् बहुधा प्रपन्ना शुक्रार्तवं वायुरतिप्रवृद्धा तावन्त्यपत्यानि यथा विभागं कर्मात्मकानि अस्ववशात् प्रसूते। तो वायु अति प्रवृद्ध, अगर अति प्रवृद्ध इस प्रकार का वायु है और शुक्रार्तवम प्रपन्ना बहुधा अनेक प्रकार से शुक्रार्तव में वो अगर प्रविष्ट हो जाता है, तावन्त्य अपत्यानि यथा विभागम कर्मात्मकानि अस्ववशात् प्रसूते। तो उतने अपत्य वो जिस प्रकार के उतने उसके विभाग होते हैं बीच के, उस प्रकार से अनेक अपत्य निर्माण करते हैं। ये बीच में एक पिक्चर निकला था, शायद अंगूर इस प्रकार का 3 अपत्य एक साथ। और यमल के बारे में काफी पिक्चर्स प्रख्यात है, लेकिन ये 3 अपत्यों के लिए एक पिक्चर निकला था कि तीनों जुड़वे भाई इस प्रकार से कुछ थे। और 3 से ज्यादा बचते नहीं है, 4-5 वगैरह इस प्रकार के होते हैं। तो उसमें 2-3 ही जिंदा निकलते हैं, बाकी मृत हो जाते हैं। लेकिन प्राणियों में ये बात होती है, कुत्ता या बकरी इसमें 5-6 इस प्रकार के बच्चे एक समय में पैदा होते हैं और सभी जीवित होते हैं। तो ये काफी देखा जाता है इस प्रकार से। कर्मात्मकानि अस्ववशात् प्रसूते। तो कर्मात्मक जो आत्मा जीवात्मा उसमें प्रवेश करने वाला है, उसके अनुसार ये इतने भेद वगैरह इस प्रकार से होते हैं, और वो उसके अधीन, गर्भिणी के अधीन वगैरह इस प्रकार का नहीं रहता। अस्ववशात, स्ववश नहीं होना, कर्म पराधीनत्वेन। तो कर्म पराधीन होने के कारण ये इतनी प्रसूतियां या इतने गर्भों का निर्माण होता है ऐसा।
आहारम् आप्नोति यदा न गर्भः शोषं समाप्नोति परिश्रुतिं वा तं स्त्री प्रसूते सुचिरेण गर्भं पुष्टो यदा वर्षगणैरपि स्यात्। तो अगर गर्भ को आहार नहीं मिलता है और उसका शोष हो जाता है या उसका स्राव हो जाता है तम स्त्री प्रसूते सुचिरेण गर्भम तो उस गर्भ को बहुत दीर्घ काल में ये प्रसूति होती है, जो स्त्री है वो उसको जन्म देती है। पुष्टो यदा वर्षगणैरपि स्यात् और वर्षगण अनेक वर्षों से पुष्ट होकर भी वो गर्भ बाहर आता है। अब टेक्नोलॉजी के जरिए काफी बातें गर्भिणी अवस्था में ही पता चलती है और फिर उसके आधार पर उसको टर्मिनेट करना है वगैरह के बारे में डिसिजन्स लिए जाते हैं। येथे बीज म्हणजे शुक्र व आर्तव की शुक्रार्तव संयोग वरील सर्व वर्णनात रक्तेन अधिकेन वगैरह तो शुक्र और रक्त ये बीज फॉर्म में है और जो बीज कह रहे हैं उसका द्विविधीकृत वगैरह इस प्रकार का है, वो फर्टिलाइज्ड ओवम इस प्रकार का है। तो उनका संयोग हो गया है शुक्र और रक्त का और फिर जो बीज निर्माण हुआ है या गर्भ बीज उसको कहेंगे वो अगर द्विविधीकृत हो जाता है तो ये यमल गर्भ वगैरह इस प्रकार के होते हैं, दोनों पुत्र होते हैं, दोनों कन्या होते हैं, एक पुत्र एक कन्या होते हैं वगैरह वगैरह, या फिर 3 या ज्यादा भी इस प्रकार से होते हैं। तो ये जायगोट जो निर्माण हुआ परिणत इस प्रकार का, लेकिन उसी के बारे में ये सभी वर्णन इस प्रकार के हैं। तो पुष्टो यदा वर्ष गणैरपि स्यात्, ये तो अभी दिखाई नहीं जाता कि उतने देर तक वो करते ही नहीं है, नहीं तो इंड्यूस करते हैं प्रसूति या फिर सिजेरियन करके निकाल देते हैं इस प्रकार से। कर्मात्मकत्वात् विषमांश भेदात् शुक्रासृजोर्वृद्धिमुपैति कुक्षौ एकोऽधिको न्यूनतरो द्वितीयः एवं यमे अभ्यधिको विशेषः। तो जो कर्म रहता है उस जीवात्मा का, तो विषमांश भेदा, तो विषमांश इस प्रकार के भेद हो जाते हैं दो गर्भों में, यमल में। शुक्रासृजर वृद्धि मुपेति कुक्षु, और शुक्र रक्त इनके विषमांश भेद इस प्रकार के हो जाते हैं। एकोधिको न्यूनतरो द्वितीय, तो एक बढ़ता है और दूसरा न्यूनतर कम हो जाता है या कम ही रहता है। एवं यमे भी अभ्यधिको विशेष, तो ये कर्मात्मकत्व के ऊपर निर्भर है, उनके जो पिछले जन्म के कर्म है उसके आधार पर किसकी बढ़ोतरी होने वाली है किसकी नहीं होने वाली है, ये बातें निर्भर इस प्रकार की रहती है। क्रमाद् विरेताः पवनेन्द्रियो वा संस्कारवाही नरनारीषण्ढौ वक्री तथेर्षाभिरति कथम वा संजायते वातिक षण्डिको वा। येथे कर्म पराधीन हे महत्वाचे सांगितले आहे, केवळ रक्त किंवा शुक्र हेच कारण नाही, त्यामुळे हे अनप्रेडिक्टेबलच आहे। सही है। और बाद में पता चलेगा कि एक की वृद्धि हुई है दूसरा बिल्कुल छोटा हो गया, डिलीवरी में पता चलेगा इस प्रकार से। अभी इन सभी के बारे में जानकारी होती है, यमल गर्भ भी है तो भी सभी की कितनी वृद्धि हो रही है दोनों की, ये पता चलता है इस प्रकार से।
तो टेक्नोलॉजी ने काफी बातें बदल दी है, ये अहम मुद्दा इसमें रहेगा। तो द्विरेत अकस्मात द्विरेता पवनेन्द्रिय संस्कारवाही नरनारी षंड वक्री ईर्षाभिरति और वातिक षंडक, ये सभी नपुंसक के प्रकार है। तो ये कैसे निर्माण होते हैं, इस प्रकार का प्रश्न। नरषंडो नारीषंडश्चेति नरनारीषंडो बीजात् समांशात् उपतप्त बीजात् त्रिपुंसलिंगी भवति द्विरेताः। तो समांश बीज के उपतप्त समांश बीज से उपतप्त अगर बीज है, दोनों तुल्य बल इस प्रकार के है। त्रिपुंसलिंगी भवति द्विरेताः, तो इस त्रिपुंस दोनों के लक्षण होने वाला द्विरेत इस प्रकार का हो जाता है। शुक्राशयं गर्भगतस्य हत्वा करोति वायु पवनेन्द्रियत्वम्, और गर्भगत जो शुक्राक्षय है उसका हनन करके वायु जो है वो पवनेन्द्रियत्व इस प्रकार का निर्माण करता है। शुक्राशय द्वार विघट्टनेन संस्कार वाहन कुरुते निलश्च, तो वायु ही शुक्राशय द्वार का विघट्टन करके संस्कार वाह इस प्रकार के नपुंसक को निर्माण करता है। मंदाल्प बीजा बलावहर्षौ मंदाल्प बीजौ अबलौ अहर्षौ क्लीबौ च विकृतिद्वयस्य मातुर्व्यवाय प्रतिघेन वक्री स्याद्बीज दौर्बल्यतया पितुश्च। मंद अल्प बीजौ अबलौ अहर्षौ, जिनके बीज मंद या अल्प इस प्रकार के हैं, वो अबल और अहर्ष तो जो सेक्स ड्राइव होना चाहिए, हर्ष वो नहीं होता इस प्रकार से। कारण पुंसवंत हे उत्तम संतती संतानोत्पत्तीसाठी देखील आले आहे आणि ते द्वितीय मासात सांगितले आहे। त्यामुळे ते केल्याने देखील जर कर्मापराधीनत्वानुसार नसेल तर यमल एटसेट्रा गर्भ प्राकृत होऊ शकेल असे वाटते। इसमें 2-3 मुद्दे हैं। लेकिन उनके हिसाब से लिंग निश्चिति जो होती है वो शुक्र शोणित संयोग होने के तुरंत बाद हो जाती है, और इसलिए लिंग विपर्य करना, लिंग में परिवर्तन लाना पॉसिबल ही नहीं है टेक्निकली, ऐसा उनका कहना था। और उपहास किया जाता था आयुर्वेद में ऐसा कुछ वर्णन है इसके बारे में कि बाद में भी हम लिंग बदल सकते हैं। जो बात संबंध के पहले ये सम और विषम दिन की बात की जाती है, उसके आधार पर लिंग निश्चय करना एक तरीके से ठीक हो सकता है, वो पॉसिबल है उस समय में। लेकिन एक बार गर्भधारणा हो गई तो फिर लिंग में परिवर्तन लाना असंभव है, ऐसा एलोपैथी का कहना था। भावी साठे सर के एक छात्र ने काफी बरस पुराने 25-30 बरस पहले इसके बारे में संशोधन किया था, और उसने एक वृत्तपत्र में, अखबार में एक लेख छपवाया था कि वो पुंसों पर काम करना चाहती है और जो इच्छित संतति चाहते हैं, चाहे पुंस हो या स्त्री हो, वो संपर्क करे इस प्रकार से। तो इस लेख की प्रतिक्रिया में वेटरनरी फील्ड से एक लेख प्रसिद्ध हुआ उपहास करने वाला कि ये सब बकवास है, मूर्खता है, ऐसा कुछ होता नहीं है।
और जब स्त्री और पुरुष बीच का संयोग हो जाता है उसी समय लिंग निश्चित हो जाता है, तो ये बाद में इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो भावी साठे सर और वो लड़की दोनों उनसे मिले वेटरनरी फील्ड में जाकर। और उनसे पूछा कि आपने देखा है क्या कि पुंसवन करने के बाद क्या होता है। तो उन्होंने कहा देहात देखा तो नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। उसी समय लिंग निश्चिति हो जाती है। ये सिर्फ वही सवाल पूछते रहे कि आपने देखा है क्या, आपने देखा है क्या। तो अंतिमतः उनको मान्य करना पड़ा देखा नहीं है। तो बोले क्या आप देखने के लिए तैयार है क्या? तो बोले हो सकता है। तो लेकिन वो बोले कि हमारा जो काम है वो एनिमल्स में है। तो रैबिट में जो नेचुरल रेट है वो 37% फीमेल और 63% मेल इस प्रकार की प्रोजेनी होती है नेचुरल। और हमें ये फीमेल ज्यादा चाहिए क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट्स के लिए चाहिए, तो फीमेल ज्यादा चाहिए। तो साठे सर ने कहा ठीक है, अगर रैबिट में आप करना चाहते थे रैबिट। और फिर 6 महीने तक एक्सपेरिमेंट चला और फिर जो गुणोत्तर आया वो 53 मेल और 47 फीमेल इस प्रकार का हो गया। अब ये चौंका देने वाली बात थी। क्योंकि ऐसा कुछ होगा ऐसा वेटरनरी फील्ड ने सोचा ही नहीं था, ऐसा कुछ हो सकता है इस प्रकार। तो फिर बोले कि कुछ इसमें तथ्य है मालूम नहीं, लेकिन आगे और रिसर्च करना पड़ेगा तो इसी के बारे में बता सकेंगे वगैरह। आगे क्या हुआ मालूम नहीं, उन्होंने किया नहीं किया वगैरह इस प्रकार से। लेकिन मैं भी इस बात को ज्यादा प्रसार में नहीं लाना चाहता। सत्य है फिर भी प्रसार में नहीं लाना चाहता। त्याच्यामध्ये नियम जर तुम्ही उत्तम म्हणजे फक्त मुलगा मुलगी काही आहे का काय आहे नेमकं? कारण इथे तर काही त्या प्राण नाही करताना असं काही केलं नसणार आहे. काय 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 नीरसी ऐरस नीरसी ऐरसी जे आहे ना ते आपण मुलगा होण्यासाठी सांगतो का उत्तम संतती होण्यासाठी दोन्हीसाठी आहे. नाक नाक में सिर्फ डाला, नाक में डाला फिक्स। हाँ वामे वामे धुरित वांछया, तो वामन आशा पुत में ने डाला वटशुंग का जो नस्य है वो, और फिर ये प्रोजनी बदल गई इस प्रकार से। क्योंकि हमें चाहिए कि हम निसर्ग नियमों में अधिक्षेप न करें। जो नेचुरल चल रहा है वही चलना ठीक है। एक आध दूसरा अपवाद हो सकता है, लेकिन सभी जगह अगर हम इस प्रकार से करते रहेंगे पूस वन वगैरह इस प्रकार की बातें, तो ये निसर्ग नियमों में काफी अधिक्षेप हो जाएगा और वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए ये सिर्फ ध्यान में रखो, मालूम होना चाहिए कि ऐसा भी प्रयोग हुआ था और उससे इस प्रकार के रिजल्ट्स निकले थे, ये हमें मालूम होना चाहिए। ज्यादा जानकारी हम भावी साथी सर से ले सकते हैं इसके बारे में। लेकिन ऐसा भी होता है, ये बात ध्यान में रखनी है। समविषम दिवसाशी संयोग झाल्याने पुस्त्री गर्भ राहू शकतो, याचा काय कारण देतात ॲलोपॅथीमध्ये? ऐसा स्टडी कहाँ पे किया हुआ है नहीं है मालूम नहीं इस प्रकार से, कि अगर हमें ये देखना चाहिए तो एक ही बार इस प्रकार का हो या फिर समदिन या विषम दिन ही हो, और फिर उसके आधार पर पुत्र ही हुआ है और कन्या ही हुई है। ऐसा बाद में 9 महीने के बाद में ये सब पता चलेगा। विदेशों में शायद कर सकते हैं जल्दी, क्योंकि विदेशों में तो सेक्स डिटर्मिनेशन होता ही है और बताते भी है, ऐसा भी नहीं है उसको उत्तर रखना है, ऐसा भी नहीं है, बताते भी है। और उसके अनुसार नाम भी निश्चित कर लेना है। पहले तो ऐसा कहते थे कि लड़का है तो कुछ नाम बताओ, लड़की है तो कुछ नाम बताओ,
अभी तो पहले से ही मालूम होता है कि लड़का है या लड़की है, तो नाम क्या देना है तुरंत, गर्भ जन्म होने के बाद तुरंत नाम देना है, लिखना है। नहीं तो हमारे यहाँ बेबी ऑफ सो एंड सो इस प्रकार से लिखते हैं। अगर छोटे बच्चे में कुछ तकलीफ होती है तो बेबी ऑफ इस प्रकार की माँ का नाम उसके लिए तक लिखते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सम और विषम दिन के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, और ऐसे क्या बदलाव आते हैं सम और विषम दिनों में इस प्रकार से, ये भी एक देखना आवश्यक इस प्रकार का होगा। अब बात ये है हम दिन किसको कहेंगे। अभी हमारा प्रचलन है रात 12 बजे दिन बदलता है, तो 12 बजे के बाद या 12 बजे के पूर्व इस प्रकार की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। तो 12 बजे के बाद हुआ तो दूसरा दिन पकड़ते हैं। हमारे हिसाब में सूर्योदय से आरंभ होता है, तो सूर्योदय से लेकर दिन बदलता है, तो दूसरे दिन के सूर्योदय तक वही पुराना दिन रहेगा। अगर 3 बजे भी रज परिवर्तन हुआ सुबह है, तो भी वो पहला दिन पकड़ना चाहिए, दूसरा दिन नहीं पकड़ना चाहिए इस प्रकार से। और फिर उसके आधार पर सम और विषम कौन से दिन है ये देखना चाहिए। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार के होते हैं। और फिर ये स्त्रियों पर निर्भर ज्यादा है कि सम दिन है तो पुत्र होने की संभावना, और विषम दिन है तो स्त्री गर्भ होने की संभावना इस प्रकार से। तो शायद उसका बल कम होना या बढ़ जाना इस प्रकार की बात होती है, और उसका बल अगर कम हो जाता है और शुक्र का प्राबल्य रहता है तो सम दिन में पुत्र होने की संभावना, और उसका प्रभाव बढ़ जाता है विषम दिन में तो स्त्री गर्भ होने की संभावना इस प्रकार की रहेगी। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए कोई रिसर्च डिजाइन करना चाहिए। और अभी जो बातें हैं वो सभी एविडेंस बेस्ड इस प्रकार की है, तो इसमें सिर्फ बहस करने के बजाय बेहतर ऑप्शन है कि प्रयोग करके देखें और जो सच है वो सामने रखे। फिर उसमें भी गलतियां हो सकती है, हमारे तरीके से गलतियां हो सकती है, तो उत्तम संततोत्पत्तीसाठी पुनर्संस्करण उपयोग करून बघायला पाहिजे त्या गावामध्ये। तो पुत्रोत्पाद स्थिति प्रदम इस प्रकार की बात की गई है पुंसवन में। तो एलोपैथी में तो अभी उपहास करने की ही ज्यादा संभावना है। जब तक हम उनके सामने ठोस परीक्षण नहीं रखेंगे तब तक वो उपहास ही करते रहेंगे, और शायद विदेशों में उपहास नहीं होगा, भारत में उपहास ज्यादा इस प्रकार का होगा, क्योंकि वो समझते हैं आयुर्वेद कुछ है ही नहीं इस प्रकार से। तो ये ओव्युलेशन दक्षिण या वाम ओव्हरीतून झाले यावरून पण पुस्त्री गर्भ संभावना सांगितली जाते, नक्की माहित नाही, पण काही ॲलोपॅथी डॉक्टर असे करतात। अभी आईवीएफ में इस ओवरी से ये निकाला गया है, ये तो मालूम होता है, और फिर अंतिमतः पुत्र हुआ या कन्या हुई ये समझ सकते हैं डिलीवरी के बाद, या बीच में भी समझ सकते हैं। और उसके आधार आधार पर अगर ये वाम से आ रहा है तो कन्या होने की संभावना, और दक्षिण से आ रहा है तो पुत्र होने की संभावना, ये बात हो सकती है। लेकिन अगर एक ही ओव्यूल से ओव्यूलेशन हुआ है उस साइकिल में तो फिर बता सकते हैं कि नहीं ये वाम से ही है, दक्षिण से ही है इस प्रकार। ब्राह्म मुहूर्तला उठणे म्हणजे तो कालचा दिवस की आजचा, कारण ब्राह्म मुहूर्त सूर्योदयापूर्वी 2 तास 1.5 तास आहे।
वो कल का ही दिन इस प्रकार का होता है। सूर्योदय से हमारा दिन शुरू होता है। तो ब्राह्म मुहूर्त पर उठना है, लेकिन इसमें मैथुन के बारे में क्या है ये थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। मैथुन का निषेध है या अनुमति है, इस प्रकार से। और उस प्रकार से मैथुन होके सुबह जल्दी सूर्योदय से पूर्व अगर गर्भधारणा होती है, तो वो कैसी मानी जाएगी? गर्भधारणा कब हुई ये बताना काफ़ी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है, क्योंकि केवल एक ही बार सेक्स होता है, ऐसी भी बात नहीं है। तो इसमें काफ़ी मुद्दे उभरेंगे और इन सभी के बारे में सोचना ज़रूरी इस प्रकार का हो जाएगा। तो ठीक है, अगले सोमवार को आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेदप्रकाण्डो निगदित इह हि शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्. मध्यरात्री असा काल ग्रंथात आला आहे मैथुनासाठी, असे वाचल्यासारखे वाटते. नहीं, मुझे भी अभी संदर्भ याद नहीं है, तो संदर्भ सामने आएंगे तो उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे. संविशेषताम मुदान्वितौ, ये सोने से पहले बताया गया है, तो वो रात्रि के आरंभ काल में ज्यादातर होता है इस प्रकार से. लेकिन ये भी बात नहीं है उस सिर्फ उसी समय में होता है, मध्य रात्र में या उत्तर रात्र में भी होता है, तो देखना पड़ेगा. ओम शांति शांति शांति. ब्रह्मचर्य पालन यानी ब्रह्म मुहूर्त में मैथुन मान्य होगा नहीं. ब्रह्मचर्य पालन का तो मैथुन नहीं करना इस प्रकार का अर्थ है. तो मैथुन नहीं करना यही उसमें अपेक्षित है, तो उसी को ब्रह्मचर्य इस प्रकार से कहेंगे. विरम्यते.